ओके, लेट्स स्टार्ट विद रेस्कॉर्ला-वग्नार मॉडल। उससे पहले ये समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम क्लासिकल कंडीशनिंग में जब हम किसी भी कंसिडर करते हैं, लेट्स कंसिडर अ स्पेसिफिक केस ऑफ थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट शुड बी वेल डिस्क्राइब्ड एंड प्रिडिक्टेड, है ना। उसके कोई भी थ्योरी बताने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वेल डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा, उसको हम CR बोलते हैं। आइडल थ्योरी शुड प्रिडिक्ट इन एडवांस व्हाट द CR शुड लुक लाइक। अगर हम कोई भी आइडियल थ्योरी बनाने पर लगे हैं तो सबसे पहले तो भाई वो प्रिडिक्ट करे एडवांस में कि CR कैसा सा रहेगा, है ना। Ideal theory would be able to predict for a given conditioning situation. तो कोई भी एक आइडियल थ्योरी होगी तो इट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट फॉर अ गिवन कंडीशनिंग सिचुएशन। क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकती है? द अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ कंडीशनिंग, जिसे हम आगे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी बोलेंगे। तो ये आपको स्टोरी तब समझ आएगी जब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, द ब्लॉकिंग इफेक्ट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम यहाँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो थॉमस ब्राउन ने दिया था, ठीक है। और एबिंगहॉस ने फिर उसमें और ज़्यादा इजाफा किया। It's obvious that the frequency is not the only variable that affects the strength of association. तो CS-US के बीच के एसोसिएशन जो है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं, लाइक लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी ही जो है वो ही नहीं बताता, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं बताता, और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर CS जो है वो मोर सेलियंट है एक CS देन द अदर वन, तो एक्विजिशन फर्स्ट वाले की ज़्यादा जल्दी होगी। लाइट इन एग्जाम्पल, है ना। If one CS is more highly correlated with the US than a second CS, the first should exhibit stronger conditioning. अगर एक CS जो है वो दूसरे से highly correlated है US से, then the other one, the first will exhibit stronger conditioning. But if all of these factors are controlled, then the role of frequency should be up. More pairing should produce stronger conditioning, whereas an equal number of pairing should produce equally strong conditioning. ज़्यादा पेयरिंग करेंगे तो स्ट्रॉन्गर कंडीशनिंग होगी। अगर इक्वली पेयरिंग की है दोनों स्टिमुलस लाइट और टोन की, तो इक्वली स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होनी चाहिए दोनों की। सो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इम्प्लिसिट इन आइडियलाइज्ड लर्निंग कर्व इन द फर्स्ट पैनल। सो आगे हम देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी वॉज अडॉप्टेड एज one of the basic assumptions of several influential mathematical theories of learning. इसको हम थोड़ा सा आगे स्किप करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं जो भी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे सेवरल एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड इट विल इंक्लूड नॉट ओनली सेवरल CS होंगे, काफ़ी सारी टर्म्स आएंगे। जैसे CS अलग अलग होंगे तो L रिप्रेजेंट करेगा लाइट को, T टोन को, US अगर प्रेजेंट है तो सबस्क्रिप्ट प्लस लगेगा ऊपर, अगर एब्सेंट है तो सबस्क्रिप्ट O लगेगा उसके ऊपर, या माइनस, जो भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इफ़ देयर इज़ नो US विल बी प्रेजेंटेड, राइट, तो हम ऐसा सबस्क्रिप्ट लगाएंगे। अब कामिन ने जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट किया था वो रैट्स पे किया था, और यहाँ पर उसने कंडीशन सप्रेशन प्रोसीजर लगाया था, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देयर वर 2 groups of rat, a blocking group and a control group. फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट को इन द ब्लॉकिंग ग्रुप, वहाँ पर लाइट प्रेजेंट की गई L+, फेज़ 1 था तो L+ दिया गया, जिसे आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। देन सेकेंड फेज में द ब्लॉकिंग ग्रुप रिसीव्ड अ सीरीज ऑफ LT+, सेकेंड फेज में LT+ दिया, ठीक है। LT+ ट्रायल्स आए। Notice that these trials were exactly the same, right?
ट्रायल का नंबर जो है वो एग्जैक्टली सेम रहा फेज़ 1 में भी, एक्सेप्ट दैट CS में सेकंड में T भी अलॉन्ग विद द लाइट वॉज प्रेजेंटेड। फिर टेस्ट फेज में कल्ला T को दिया, राइट, प्रेजेंटेड बाय इटसेल्फ इन एक्सटिंक्शन सेवरल ट्रायल। सो T को अकेला प्रेजेंट किया बाय इटसेल्फ इन एक्सटिंक्शन फॉर सेवरल ट्रायल्स सो एज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग टू दिस CS। फिर देखा गया कि T को अकेला प्रेजेंट करके क्या मिलेगा। सो द कंडीशंस फॉर द कंट्रोल ग्रुप वर आइडेंटिकल, कंट्रोल ग्रुप के लिए भी सेम सिचुएशन है, बट वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस फेज 1 में था कि नो स्टिमुलाई वाज प्रेजेंटेड एट ऑल। दिस द फर्स्ट टाइम दिस सब्जेक्ट्स वर एक्सपोज टू L and T, वो फेज 2 में ही था, US फिर उसी में मिला था। इम्पॉर्टेंट है रियलाइज करना कि बोथ द ग्रुप्स इन द एक्सपेरिमेंट रिसीव द सेम नंबर ऑफ पेयरिंग्स उनको मिली, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेयरिंग्स दे गॉट। And then they got the shock because the equal number of pairings, the frequency principle predict करता है कि conditioning to T should be equally strong in the two groups। दोनों ग्रुप्स में T की कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। ये वो आंसर है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था मैम से, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल कहता है कि कंडीशनिंग जो है वो T की इक्वली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोनों ही ग्रुप में। तो इक्वल नंबर ऑफ पेयरिंग्स की वजह से फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कंडीशनिंग टू T शुड बी इक्वली स्ट्रॉन्ग इन द टू ग्रुप्स। कामिन ने ऑब्जर्व किया एक डिफरेंट रिजल्ट, स्ट्राइकिंगली डिफरेंट रिजल्ट। ही ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रॉन्ग CR टू T इन द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में स्ट्रॉन्ग CR देखा गया। He recorded essentially no conditioned response at all to T in the blocking group, लेकिन ब्लॉकिंग ग्रुप में कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं देखा गया, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर वाले डायग्राम में भी कि ब्लॉकिंग ग्रुप को लाइट प्रेजेंट की, LT प्लस किया, T में कोई रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं हुआ, लेकिन कंट्रोल ग्रुप ने T में भी रिस्पॉन्स एलिसिट हुआ उनके द्वारा। The only difference between the two groups was that blocking group received conditioning trials with the L and in the phase 1, right? But control group did not. Kamin concluded that this prior conditioning with the stimulus L somehow blocked the later conditioning of stimulus T. An intuitive explanation of Kamin's blocking experiment is not difficult to construct. So to put it simply, stimulus T is redundant in the blocking group क्योंकि वो कोई नई information नहीं दे रहा। By the end of phase 1, subjects in the blocking group have learned that stimulus L reliable predictor है US का। The US always occurs after L has occurred and never at any other time. Addition of T to the situation in phase 2 adds nothing to the subject's ability to predict the US. तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि कंडीशनिंग नहीं तब तक नहीं होगी जब तक कोई एक और CS जो है या एक CS न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करता US के बारे में। तो इन द कंट्रोल ग्रुप ऑन द अदर हैंड सब्जेक्ट ने लर्न ही ऐसे किया है, दे लर्न नथिंग अबाउट एनी स्टिमुलाई एट द स्टार्ट इन द और सीधा फेज 2 में आए। फॉर दिस एनिमल्स बोथ स्टिमुला LT प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदरवाइज अनप्रिडिक्टेबल US. So perhaps these animals learn to associate both the stimulus with the US, right? Kamin ne show kiya that L will produce a conditioned response in the control group. Now this experiment forces us to conclude that the simple frequency hypothesis is not completely correct. We cannot predict the strength of conditioning to T simply by counting the number of times T is paired with the US. We must also take into account what other CS are present and what their prior conditioning histories have been. In short, Kamin का जो experiment है, it shows that conditioning is not the automatic result of the pairing of CS and US. तो Kamin का experiment ये बोलता है कि conditioning जो है वो एक automatic result नहीं है of the pairing of CS and the US. Right? Conditioning is not an automatic response of pairing of CS and US. Just CS US की pairing की का एक response जो है result जो है वो conditioning नहीं है।
कंडीशनिंग अकर होती है इफ द CS इज इंफॉर्मेटिव, only if it is predictive of something important such as an upcoming shock. This view seems to imply that subject has a more active role. यहाँ पर सबसे एक नई चीज़ जो आई है वो यही है कि सब्जेक्ट का एक एक्टिव रोल है इन द कंडीशनिंग प्रोसेस देन अ प्रीवियसली थॉट. द सब्जेक्ट इज सिलेक्टिव लर्नर, पहले बोला गया था, लर्निंग अबाउट इन्फॉर्मेशन स्टिमुलाई एंड इग्नोरिंग द अनइन्फॉर्मेटिव वंस. दैट इज़ व्हाट बोला गया कि एक्टिव है, वो सिलेक्ट कर रहा है क्या लर्न करना है उसने, लर्निंग अबाउट द इंफॉर्मेशन स्टिमुलाई एंड इग्नोरिंग द अनइन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को वो इग्नोर करता है. देन देयर आर टू साइकोलॉजिस्ट, रेस्कॉर्ला एंड विग्नार, जो द ब्लॉकिंग इफेक्ट इन रिलेटेड फाइंडिंग्स अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर अ न्यू थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. ब्लॉकिंग इफेक्ट और उसके मतलब उससे रिलेटेड कुछ और थ्योरीज के वजह से नई थ्योरी बनी, one that deals with this loose notions of informativeness and predictiveness in a more rigorous manner. तो रॉस्कॉला वैगनार मॉडल जो इज़ अ थ्योरी जिसमें लूज नोशंस ऑफ इंफॉर्मेटिवनेस नहीं है, यहाँ प्रिडिक्टिवनेस है रिगरस तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से. द रिजल्ट ऑफ देयर collaborative efforts was the Rescorla-Wagner model, now one of the most famous theories of classical conditioning as we know today. Rescorla-Wagner model. We will start from the 7th line. It is useful for an animal to be able to predict or anticipate important events in its environment. Both favorable हो चाहे unfavorable हो, it's useful for the animal to know both what type of event is coming, किस तरह का event आ रहा है, and the size of the event. Now, classical conditioning can be viewed as a means of learning about the signals. Classical conditioning एक इस तरह का it can be viewed as एक means of learning about the signals like CS for important events, right, US. तो signal अगर हम learn कर रहे हैं वो CS है, important event US है, तो classical conditioning can be viewed as a means of learning about signals and for important events. The Rescorla-Wagner model assumes that each time a particular CS is present, हर बार जब एक CS particular CS आएगा, one of the three things could happen. फर्स्ट, CS या तो एक्साइटेटरी बन जाएगा और ज़्यादा, या CS इनहिबिटरी बन जाएगा, और there might be no change in the CS. Okay, so the prediction of Rescorla-Wagner model regarding which of these will happen may be easier to understand अगर हम compare करते हैं between what an animal expects on a given trial with what actually happens. ये दो मेन चीज़ें याद रखनी है कि एनिमल की एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या हो रहा है एक्चुअली. इफ़ द एक्चुअल US is larger than expected, जैसे हम मतलब अगर एनिमल कोई शॉक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा बट हम उसको दे रहे हैं, देन देयर विल बी सम एक्साइटेटरी कंडीशनिंग ऑफ द CS. और अगर US स्मॉलर है देन द एक्सपेक्टेड, फॉर इंस्टेंस अगर एनिमल एक्सपेक्ट कर रहा है शॉक बट रिसीव नहीं करता, देयर विल बी सम इनहिबिटरी कंडीशनिंग. फाइनली, if what happens, if what the animal expects is what actually happens, कोई additional learning ऐसे scenario में नहीं होगी. So with these three general rules in mind, let us now examine this model. तो basically the SS theory of classical conditioning provides a simple explanation. एक direct link जो है हम पहले क्वेश्चन है कि कैसे एनिमल एंटिसिपेट करता है कि व्हाट टाइप ऑफ US इज कमिंग. तो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो एक्सप्लेन करती है कि एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक CS सेंटर जो टोन सेंटर है से लेकर टू अ स्पेसिफिक US सेंटर जिस लाइक अ फूड सेंटर, वो फॉर्म होता है कंडीशनिंग के दौरान. एंड दिस लिंक मे एक्सप्लेन हाउ द सब्जेक्ट कैन प्रिडिक्ट द अराइवल ऑफ द फूड. तो ये लिंक एक्सप्लेन करता है कैसे सब्जेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा है अराइवल ऑफ द फूड को. ठीक है, ये CS सेंटर US सेंटर के बीच का जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो बताता है कि हाउ द सब्जेक्ट कैन प्रिडिक्ट द अराइवल ऑफ द फूड सिंस द अकरेंस ऑफ द टोन विल नाउ प्रोड्यूस एक्टिविटी इन द फूड सेंटर थ्रू दिस. नाउ दिस रीजनिंग मे एक्सप्लेन हाउ द एनिमल कैन प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज कमिंग. अब ये जो रीजनिंग है ये एक्सप्लेन कर सकती है
how the animal can predict what type of event is coming. ठीक है, this reasoning may explain how the animal can predict what type of event is coming. ये reasoning हमें ये बता सकती है कि animal कैसे predict कर रहा है what type of event is coming. जैसे food as opposed to water, sexual stimulation या फिर pain. But how an animal predicts the size? अब ये size कैसे predict होगा? ठीक है, what type of event तो हमने predict कर लिया कि वो CS सेंटर एक्टिवेट होगा, यूएस सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक बना हुआ है कंडीशनिंग के दौरान, तो ये हो गया कि क्या इवेंट होने वाला है. फिर अब हाउ द एनिमल प्रेडिक्ट्स द साइज. अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया इज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ द इवेंट. अगर द टोन का सिग्नल करती है लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विल इवेंचुअली फॉर्म बिटवीन टोन एंड फूड सेंटर. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड प्रेजेंट किया जाता है तो ओनली वीक एसोसिएशन विल डेवलप. ठीक है, हाउ हो गया ना ये, हाउ मच. अगर ज़्यादा यूएस है तो अच्छी होगी कंडीशनिंग भी, और अगर कम है तो एसोसिएशन बिटवीन द सीएस एंड यूएस सेंटर विल बी वीक. राइट. Rescorla and Wagner adopted this assumptions that when learning is complete, जब एक बार learning हो जाती है, when conditioning has reached its asymptote. learning कब होती है? जब conditioning पूरी asymptote में पहुंचती है. strength of association तब directly related होती है size of intensity of the US. right. VL जिसे हम बात करेंगे strength of association, तब साइज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द यूएस ए के बराबर होगी. स्टेटिंग दिस रिलेशनशिप इज स्लाइटली डिफरेंट वे, दे प्रपोज दैट amount of associative strength a US center will support at asymptote will depend on the size of the US. amount जितनी भी associative strength बनेगी एक US center की, right, it will support जितनी अमाउंट ऑफ एसोसिएटिव स्ट्रेंथ वो यूएस सेंटर सपोर्ट कर रहा है एसिम्पटोट पे, वो डिपेंड करता है कितने अमाउंट ऑफ यूएस हमने उसको दिया है. अ स्पेसिफिक एग्जांपल विल इलस्ट्रेट दिस. लाइक एक रैट को अपने कंडीशन सप्रेशन प्रोसीजर में लगाया है और लाइट पेयर रिपीटेडली पेयर की जाती है 1 मिली एम्पियर शॉक के साथ. सो let us use this notion A1 to denote the amount of associative strength. 1 millimeter of shock can support at asymptote. A1 denote कर रहा है the amount of associative strength. ठीक है, 1 millimeter shock से जो asymptote पे कितना associative strength हो सकती है, वो A1 denote कर रहा है. A1 denotes the amount of associative strength a 1 millimeter shock can support at asymptote. The letter A stands for asymptote, the subscript 1 stands for, now consider like 1 millimeter shock. As the conditioning proceeds, the strength of the association light और shock के बीच में वो approach करेगी to the A1 के. ठीक है, कंडीशनिंग होती रहेगी तो लाइट और शॉक के बीच की जो स्ट्रेंथ है, एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है, वो A1 के बराबर पहुंचेगी. associative strength of light will be labeled as VL. हम associative strength light की VL नाम देंगे उसको, where V will always refer to the strength of some CS-US association. V हमेशा refer करेगा CS-US association को, and L will signify the light. So casually हम कह सकते हैं A1 reflect करता है size of observed event, actual shock, और VL जो है सब्जेक्ट का करंट एक्सपेक्टेशन अबाउट द साइज ऑफ द शॉक को रिप्रेजेंट करता है. रेस्कॉर्ला वैगनर का मॉडल प्रिडिक्ट करता है VL अप्रोच करता है A1 की तरफ, द सब्जेक्ट्स एक्सपेक्टेशन विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्चुअल इवेंट. बोथ VL एंड A1 आर इंटरवेनिंग वेरिएबल, मतलब हम उनको डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते. ठीक है, व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हाउ एवर इज द साइज ऑफ द CR. like the model states that is directly related to the BL. ठीक है, हम सिर्फ CS का CR का साइज देख सकते हैं. increases and approaches some asymptote that depends on the size of the US. क्या वो इंक्रीज होगा और कैसे वो asymptote तक पहुंचेगा और कितनी मतलब कितनी इंटेंसिटी के साथ होगा, वो US के साइज पे डिपेंड करता है. A second example will illustrate the model's prediction for a situation in which there are 2 CS. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 CS दे रहे हैं जहाँ
एक नए सब्जेक्ट को कंडीशनिंग ट्रायल्स पे डाला गया जहां लाइट और टोन दोनों प्रेजेंट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड फिर एक मिली एम्पियर शॉक दे रहे हैं. बोथ VL and VT the associative strength of tone will increase over trials but neither will approach A1 in this case. The modal states, that is sum of mode जो है उनका sum of associative strength, the V sum will approach the A in such a situation. So V sum is equal to VL plus VT. ये assumption जो है वो explain करी जा सकती है कैसे. Presumably an animal will use all the available stimuli to predict the occurrence and size of a US. एक animal जो है वो यूज़ करता है सभी अवेलेबल स्टिमुलाइज को टू प्रिडिक्ट द अकरेंस एंड द साइज ऑफ द यूएस. सिंस द लाइट एंड द टोन आर प्रेजेंटेड टुगेदर, द एनिमल विल use both of the signals and it will be able to predict the size of the shock accurately when the sum of the associative strength is equal to 1 A1. तो दोनों सिग्नल्स का वो यूज़ करेगा. सिंस द लाइट एंड टोन हमेशा साथ में आए हैं तो एनिमल दोनों सिग्नल्स का यूज़ करेगा एंड इट विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द साइज़ ऑफ द शॉक. और वहाँ से वो शॉक के साइज़ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएगा. ठीक है, व्हेन द सम ऑफ देयर एसोसिएटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1. इफ़ द लाइट एंड द टोन इक्वली सेलिएंट है तो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एट द सेम रेट और एसिम्पटॉट पे पहुँचेगी VL और V2 के लिए. तो वहाँ पर A जो है वो दोनों के लिए A1 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा. On the other hand, if the light is more salient than the tone, an asymptote in its associative strength will be greater than the tones, but total strength हमेशा equal to A1 ही रहेगी. So हम कह सकते हैं कि 3 रूल मेन बेसिक हैं. Let us define A1 as asymptote of associative strength. A given US J will support. The model states that on each conditioning trial, the type of learning that occurs depends on the comparison of the two quantities. मॉडल ये कहता है कि हर एक कंडीशनिंग ट्रायल में जो लर्निंग होगी इट डिपेंड्स ऑन अ कंपैरिजन ऑफ द टू क्वांटिटीज AJ एंड V sum. अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी आ सकती हैं. पहले थोड़ा सा ये दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि let us define AJ as the asymptote of associative strength. एक given US जो J पे सपोर्ट कर सकता है. ठीक है, मॉडल ये कहता है कि हर कंडीशनिंग ट्रायल में द टाइप ऑफ लर्निंग दैट विल अकर वो AJ और V sum की क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है. जैसे अगर AJ बड़ा ज़्यादा है V sum से तो एक्साइटेटरी लर्निंग है, मतलब एक्सपेक्टेशन कम है और जो प्रेजेंट किया गया UCS वो ज़्यादा था. तो each CS presents on the trial will receive an increase in the associative strength. फिर आगे जो CS आएगा फिर उसकी associative strength बढ़ती जाएगी. This possibility corresponds to the situation in which the US is under predicted. तो यहाँ कहीं ना कहीं उसने US को under predict किया है, ज़्यादा आया वो अब इस बार. That is the total associative strength of all the CS. तो जो टोटल एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है सभी CS की वो इट प्रेजेंट वाज नॉट लार्ज इनफ टू सिग्नल द फुल साइज ऑफ द US एज रिफ्लेक्टेड इन AJ. यानी कि जो एसोसिएटिव स्ट्रेंथ है सारी CS की मिला के भी वो भी इतनी लार्ज इनफ नहीं हो पाई कि वो US का साइज उससे भी बड़ा था, मतलब काइंड ऑफ AJ उससे ज़्यादा बड़ा था, ये बोल रहा है. If AJ is less than V sum, then there will be inhibitory learning. Each CS present on that trial will receive a decrease in the associative strength. हर CS जो प्रेजेंट होगा उस ट्रायल में वो एक डिक्रीज रिसीव करेगा in its associative strength, right? So every CS that will be present on that trial will receive a decrease in its associative strength. उसके बाद है ना एक inhibitory learning trial के बाद. So an example of such a situation is an extinction trial because कोई US present नहीं होता on an extinction trial, so AJ 0 होता है. If the CS presented on that trial have a positive associative strength at all because of the prior conditioning, अगर जो CS है वो present किया जाता है on that trial, it have any positive associative strength at all,
because of the prior conditioning V sum will be greater than AJ. अगर जो CS present किया जाता है on that trial, it have any positive associative strength at all, because of the prior conditioning V sum will be greater than AJ, it will be greater than 0, है ना. उससे पहले अगर लर्निंग करवाई गई है तो वी सम जो है वो ऑब्वियसली कुछ वैल्यू होगी उसकी, जो AJ से तो कम से कम ग्रेटर देन 0 तो होगी ही होगी. एंड द एसोसिएटिव स्ट्रेंथ जो है VJ की वो फिर डिक्रीज होती जाएगी, विल गेट वीकेंड. सो इन दिस केस द VJ इज़ ओवर प्रिडिक्टेड, US is over predicted. The CS signals that a US will be forthcoming but no CS is presented. तो US over predict किया जा रहा है यहाँ पर in which subject के द्वारा, because the CS signals that CS वाला signal आ रहा है but US will is not presented, right? So subject thinks that he sees that US will be forthcoming but there is no actual presence of that US. अगर AJ V sum बराबर हैं तो कोई लर्निंग नहीं होगी. दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन